हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल और आपका स्वागत करती हूं बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अगर एग्जामिनेशन देने जाना है तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले ये बताओ कि दे कौन सकता है ना। तो सबसे बड़ा सवाल किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड होता है कि उसे देने के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। उसी एलिजिबिलिटी के बारे में आज हमें बात करना है। कौन भरेगा NICL AO का फॉर्म, दैट मीन्स कौन कौन है जो इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कौन कौन है जिन जो केपेबल है, एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है और कैसे हमें फोकस करना है, ये 3 क्वेश्चंस के ऊपर हम आज फोकस करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो नॉट टू वेस्ट एनी मोर टाइम, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नेशनैलिटी आता है कि आप भैया होने चाहिए क्या, कैंडिडेट होने चाहिए कहां के, या तो इंडिया के सिटीजन हो, या तो नेपाल के, या फिर अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान। ठीक है, और तिब्बतन रेफ्यूजी जो कि इंडिया में 1 जनवरी से पहले आ चुके हैं, 1 जनवरी 1962 से पहले आ चुके हैं परमानेंट सेटलिंग के लिए, वो भी यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो नेशनैलिटी बेसिकली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी सबसे पहला स्टेप यही कहा जाता है। अगर ये नहीं है तो कोई फॉर्म फिल ही नहीं कर सकता है। कोई बोले अरे मैं तो अमेरिका रिटर्न आई एम एन अमेरिकन, आई वांट टू फिल एन NICL AO फॉर्म। ओके, तो आजकल है ना सबको शौक कि फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडियन कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ अपन लोग की चलेगी। ठीक है, चलो अगला है हमारा क्या, दूसरी चीज है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन्स हैं जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत है, जैसे रिस्क इंजीनियर्स हैं या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हैं, लीगल टीम है, अकाउंट्स की टीम है, हेल्थ की टीम है, IT की टीम है, जनरलिस्ट टीम है ना। तो इतना समझ लीजिए 55% आपका जनरलिस्ट अगर देखें तो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में। रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 60 मार्क्स आपके चाहे डिग्री एग्जाम्स में होने चाहिए, और जनरल कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 50 मार्क्स फॉर SSC ST PWD। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि जनरल के लिए 60% मार्क्स चाहिए और अदर कैटेगरीज के लिए 55% मार्क्स जरूर होने चाहिए आपकी डिग्री में, वरना नील बड़ा सन्नाटा। ठीक है, सो वही काम यहां पर भी देख रहे हो आप, द सेम इज हैपनिंग हियर। IT डिपार्टमेंट में भी आपको 60% और 55% इधर अदर कैटेगरी का। सेम गोज विथ हेल्थ, 55% जनरल कैटेगरी और अदर कैटेगरीज के लिए 55%, बाकियों के लिए 60%। ठीक है, MBBS MD MS या PG होना चाहिए आपको। फिर अकाउंट्स कैटेगरी में भी यही है, 60% जनरल के लिए, 55% अदर्स। लीगल के लिए भी, मतलब बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आप जिस भी फर्म की बात कर रहे हो, जिस भी फॉर्म की बात कर रहे हो, जिस भी डिसिप्लिन की बात कर रहे हो, उस डिसिप्लिन में आपका अगर जनरल कैंडिडेट है तो उस डिसिप्लिन में आपके पास फॉलोइंग डिग्रीज या फॉलोइंग डिप्लोमास होने चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, एंड दैट हैज टू बी व्हाट 60% फॉर जनरल कैंडिडेट, और आपको स्कोर 55% करना है अगर अदर कैटेगरीज के हैं तो। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरी चीज आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बाद, तीसरी चीज एज लिमिट। एज लिमिट क्या होनी चाहिए भाई? देखो, किसी भी कैंडिडेट की एज ग्रुप अगर 21 से लेकर 30 ईयर्स तक आप हैं, 21 से लेकर 30 तक, तो आप NICL AO का रिक्रूटमेंट फॉर्म भर सकते हैं 2023 के लिए। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन है, SC ST कैटेगरी को 5 साल के लिए, OBC कैटेगरी को 3 साल के लिए, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 10 साल के लिए, और एक्स सर्विसमैन को 3 इयर्स की के लिए, और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए 45 इयर्स होनी चाहिए इनकी। ठीक है, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो 45 इयर्स तक का एज रिलैक्सेशन यहां पर दिया जा रहा है। तो 3 चीजें, एक नेशनैलिटी, दूसरी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और तीसरी आपकी एज लिमिट। ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिनेशन देने के समय जो आपको याद रखनी है। इनको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते भाई। ठीक है, तो आपको अब पता चल गया कि कौन एग्जाम दे सकता है। ठीक है, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब सुनो मेरी बात जरा, एक बात बताओ, एग्जाम कौन दे सकता है? एक ऐसा बच्चा जो SBI के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक ऐसा बच्चा जो IBPS के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एक ऐसा बच्चा जो PO लेवल के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है ना, LIC के WO के लिए क्यों ना किया हो। तो अगर आपने PO लेवल के एग्जामिनेशन के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर NICL AO के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, अब ये मत सोचना कि इसका सिलेबस कुछ और, चलूं मैं कुछ और पढ़ने लग जाऊं, नहीं, सिलेबस इज क्वाइट सिमिलर। सो ये बात ध्यान में रखनी है कि आप जब इसको पढ़ेंगे, आप जब इसको समझेंगे, तो ये चीज ध्यान रखें कि सिलेबस इज क्वाइट सिमिलर टू द PO लेवल एग्जामिनेशन जो कि आप ऑलरेडी SBI और IBPS के लिए कर रहे हो। तो जो बच्चे ऑलरेडी SBI और IBPS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा क्या, एलिजिबिलिटी तो हमने देख ली, दूसरा क्वेश्चन आता है एग्जाम पैटर्न क्या है।
इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम पैटर्न क्या है, तो सबसे पहली चीज एग्जाम में फेज होंगे। फेज नंबर वन में आपको क्या आने वाला है, फेज वन में इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, 3 चीजें पूछी जाएंगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके 30 इन इंग्लिश, 30 मार्क्स के 20 मिनट्स में करना है। 35 क्वेश्चन रीजनिंग के 35 मार्क्स के 20 मिनट्स में करना है। 35 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 मार्क्स के और 20 मिनट्स में करना है। तो कॉम्पोजिट टाइम 60 मिनट्स है, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग है 20 मिनट्स की, जो आपको इसे अटेम्प्ट करना है। ये एग्जामिनेशन इसी तरह से अटेम्प्ट करते हुए आना है। सीक्वेंस अभी कोई फिक्स नहीं है, कौन सा एग्जाम पहले आएगा, कौन सा सेकंड नंबर पे, कौन सा थर्ड नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं है, सब्जेक्ट का डिफाइन नहीं है। नेगेटिव मार्किंग होती है तो ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स का छोड़कर आओगे तो 1 ही मार्क्स जाएगा, अगर गलत करके आओगे तो 1.25 जाएगा। इसलिए प्लीज अगर कोई चीज नहीं आती है, आप श्योर नहीं है, तो उसे अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। जैसे ही आप प्री क्वालिफाई करेंगे वैसे ही हम आ जाएंगे फेज 2 पे। जनरलिस्ट कैटेगरी का हम आपको बता रहे, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के 40 मिनट्स मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 40 मिनट्स विल बी गिवन। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट्स विल बी गिवन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 40 मिनट्स विल बी गिवन, ठीक है। 200 नंबर का पेपर होगा और आपको कितना टाइम मिल रहा है, ऑल टुगेदर यू विल बी गेटिंग 40 मिनट्स सेक्शनल। अगेन टाइमिंग या सब्जेक्ट डिफाइन नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट पहला आएगा, कौन सा सीक्वेंसिंग का डिफाइन नहीं है, इसलिए कोई भी सब्जेक्ट पहले आ सकता है। अपने समय के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो आंसर्स को मार्क करते समय बुकमार्क मत करिएगा, सेव एंड नेक्स्ट करते चलिएगा, ताकि अगर वो शिफ्ट भी हो जाता है तो आपके मार्क्स कटे नहीं, ठीक है। दैट्स द केस, ओके। सो ये फेज 2 हुआ और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम, जो आपका मेंस के ही एग्जाम के बाद होगा। लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग 2 चीजें होंगी। पीओ लेवल के हर एक एग्जामिनेशन में आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। क्लर्क में नहीं होती है, क्लर्क के अब जो भी एग्जाम होंगे आपको उसमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखने को मिलेगी। ये मेंस के एग्जामिनेशन के साथ ही होती है। लेटर और ऐसे यहां 2 चीज पूछी जा रही है। 10 मार्क्स का लेटर है, 20 मार्क्स का ऐसे राइटिंग है। 30 मिनट्स का कॉम्पोजिट टाइम है, दोनों चीजें लिखनी है। तो हम आई बीइंग अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आई वुड रिकमेंड इफ यू हैव 30 मिनट्स, स्पेंड 10 मिनट्स ऑन लेटर एंड 20 मिनट्स ऑन ऐसे राइटिंग। ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट लेटर राइटिंग का क्या है ना कि आपको फॉर्मेट पता है, तो फॉर्मेट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। 10 मिनट में सिर्फ आपको बॉडी फ्रेम करनी है ना। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी है। एक, ऑफ कोर्स जिस टॉपिक के बारे में लिखने जा रहे हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ग्रामर, सेंटेंस बनाते समय ग्रामर की गलती नहीं करें। तीसरा, सेंटेंस को जब वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो स्पेलिंग्स गलत नहीं होनी चाहिए। चौथा, आपका जो भी आप लिख रहे हो, अगर आप कंफर्म हो कि वो डेटा है तो डेटा मेंशन करें, वरना डेटा अवॉइड कर दें, ठीक है। अब मान लो ये 5 चीजें अगर हमें आ भी गई, नॉलेज भी है, डेटा भी पता है, स्पेलिंग भी सही है, ग्रामर भी सही है, सब कुछ सही है, अगर हमारी टाइपिंग स्पीड धीरे रही तब गड़बड़ जाएगी, क्योंकि ये होगा ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट और आपको इन सब के साथ साथ अपनी टाइपिंग स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर टाइपिंग स्पीड पे रह गए तो जितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, अगर ऐसे 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 करके टाइप करें तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। 40 मिनट्स से 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट की अपनी स्पीड इंक्रीज करिए, इतनी हो जाए तब हम समझ सकते हैं कि हाँ हम आराम से लिख सकते हैं। 40 वर्ड्स पर मिनट तो जरूर कर लीजिए, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। तो ये एक आपका समय है, समझने वाली चीज है। 2 चीजें हैं, फोकस ऑन योर टारगेट, अपने टारगेट को बिल्कुल अच्छे से फोकस कर लीजिए। जैसे ही आप फोकस कर लेंगे आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा और आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, ठीक है। फोकस इसीलिए सेट करना जरूरी है क्योंकि हमारी एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी फिर तभी हो पाती है। पीओ लेवल का एग्जामिनेशन है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और ये बात ना भूलें, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है एग्जाम से पहले, बहुत सारी प्रैक्टिस, ठीक है। तो बहुत सारी प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये भी है कि हम क्विजेस भी सॉल्व करें, बहुत सारी प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये भी है कि हम मॉक टेस्ट दें, बहुत सारी प्रैक्टिस से मेरा मतलब ये भी है कि हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी सॉल्व करें, ठीक है। तो अपने टारगेट को फोकस करते हुए प्रैक्टिस को 1% भी खाली मत जाने दीजिएगा, 1% भी ढीला मत पड़ने दीजिएगा, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट विल टेक यू टू द ड्रीम्स दैट यू हैव बीन लुकिंग फॉर, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन, जो एक ऐसा एस्पिरेंट जो एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, पीओ लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ वो इस एग्जामिनेशन में अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी तैयार हो जाइए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।